डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। लंबी बीमारी के बाद रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस। पद्म विभूषण से सम्मानित थी तीजन बाई। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर जताया शोक। खामनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़, लेकिन अंतिम संस्कार में बेटे मौजूदबार नहीं पहुंचे। ताबूत देखते ही रो पड़े लोग। अमेरिका मुर्दाबाद के लगे नारे। इस बीच ईरान ने अमेरिका से की बातचीत रोकी। परमाणु ठिकानों के निरीक्षण से भी इंकार। ट्रंप का दावा, अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। भाजपा का यूपी में चुनावी शंखनाद। आज भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का दूसरा दिन। यूपी सीएम योगी और संगठन के लोगों के साथ की बैठक। नितिन नवीन ने दिया यूपी में बीजेपी की हैट्रिक वाला नवीन प्लान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। भारतीय लोक कला जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। देश की प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। रायपुर के एम्स के पीआरओ ने उनके निधन की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार तीजन बाई पिछले कई हफ्तों से रायपुर एम्स में भर्ती थी और गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। आज तड़के करीब 3:15 पर अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सांस्कृतिक और जगत कला में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। लोक संस्कृति और कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए तीजन बाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से विभूषित किया गया था, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शनिवार को तेहरान की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। 6 दिन तक चलने वाले इस अंतिम संस्कार के पहले दिन ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में सुबह से ही लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे। अधिकारियों का अनुमान है कि पूरे कार्यक्रम में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। खामनेई का ताबूत ईरानी झंडे से लपेटकर मंच पर रखा गया था। इस दौरान भीड़ लगातार अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल पर खुदा का कहर के नारे लगाती रही। कई लोग बदला लेने की मांग वाले पोस्टर लेकर पहुंचे। अंतिम यात्रा 6 जुलाई को तेहरान से निकलेगी। इसके बाद पार्थिव शरीर 7 जुलाई को कोम, 8 जुलाई को इराक और के नजफ और करबला और 9 जुलाई को मशहद ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। अयातुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता फिलहाल रोक दी गई है। साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मानवीय आधार पर ईरान को अंतिम संस्कार पूरे करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल और करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण किया। नए एयरपोर्ट टर्मिनल को उड़ान योजना के तहत लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। इससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। पचपदरा रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। इसके लिए 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई है, जो मिस्र के गीजा पिरामिड की खुदाई से लगभग 6 गुना अधिक है। रिफाइनरी से निकलने वाले उप उत्पादों पर आधारित प्लास्टिक उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। इसको लेकर पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचे।
जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। राजधानी में उनके दौरे के दौरान संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर वो मंथन करेंगे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक 18 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर जनप्रतिनिधियों को विपक्षी चाल से सावधान रहने की सलाह दी। यही नहीं, विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा अब सारे कील कांटे दुरुस्त करने में जुटेगी। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर सभी नेता चुनावी तैयारी में जुटेंगे। सबसे ज्यादा फोकस नौकरशाही के व्यवहार को लेकर रहा। तय हुआ है कि किसी भी कार्यकर्ता के वाजिब और जनता से जुड़े काम तत्काल कराए जाएंगे। दिन भर बैठकों का दौर खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर रात्रि भोज दिया। इस भोज में उनके साथ अध्यक्ष भी चर्चा की। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले ही टूट के आसार बने हुए हैं। पूर्व सीएम व जालंधर से सांसद चरणजीत चन्नी के बगावती तेवर देख कांग्रेस हाईकमान एक्टिव हो गया है। दिल्ली से एक सीनियर नेता ने चन्नी को कॉल कर अभी कोई बड़ा कदम न उठाने को कहा, तो दूसरी तरफ दिल्ली में अमित शाह से मिलकर आए गुरदासपुर सांसद सुखजिंदर रंधावा ने हाईकमान पर ही सवाल खड़े किए। रंधावा ने कहा, लीडरशिप को देखना चाहिए कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। इतने पदाधिकारियों के बावजूद डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं। वे अगले कुछ ही दिनों में चंडीगढ़ पहुंचकर मौजूदा प्रधान सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व सीएम सांसद चरणजीत चन्नी से मुलाकात कर सकते हैं। सांसद अमरिंदर राजा वड़िंग को प्रधान बनाए रखने पर पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान को तीखे तेवर दिखाए। अपने घर मोरिंडा में 50 से ज्यादा नेता इकट्ठे कर हाईकमान का फैसला रिजेक्ट कर दिया। चन्नी गुट ने कहा कि एक हफ्ते बाद वह हाईकमान से मुलाकात करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। टीएमसी बागी विधायक गुट ने पार्टी के दफ्तर पर कब्जा किया है। गुट के नेता और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष ऋतब्रत बनर्जी समेत 60 विधायक टीएमसी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और वहां 5 मिनट तक मीटिंग भी की। कोलकाता में टीएमसी के राजनीतिक भविष्य पर उस समय प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया जब पार्टी में विधानसभा चुनाव की हार के बाद फूट पड़ गई थी। पार्टी के एक धड़े ने बगावत करते हुए खुद को औपचारिक रूप से असली टीएमसी का दर्जा दे दिया था। यह विवाद जग जाहिर भी हुआ। वहीं चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से पूछा कि कौन असली टीएमसी है। गुट के नेता और पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष ऋतब्रत बनर्जी समेत 60 विधायक टीएमसी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे, वहां 5 मिनट तक मीटिंग भी की। फिर बाहर निकलकर गेट पर ताला लटका दिया गया। बागी गुट ने दावा किया कि वह हम असली टीएमसी है, दफ्तर पर हमारा अधिकार है। इसके बाद ममता बनर्जी समर्थक टीएमसी नेता कुणाल घोष के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां लगातार हंगामे की खबर है। एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूसरे दिन भी जांच की। ट्रस्ट के भूमि खरीद लेन देन और अधिकारियों की संपत्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ल को रिमांड पर लेकर उसके कमरे और ठिकानों का निरीक्षण किया। रामलला के चढ़ावे में निरंतर चोरी कर रहे गणनाकर्मी अभ्यस्त अपराधी की तरह व्यवहार करते थे। वे गोपनीय कक्ष में गणना करते समय ना तो किसी की ओर देखते थे, ना ही बातचीत करते थे। पूर्व में गणना में शामिल रह रहे बैंक के एक कैशियर ने एसआईटी को बताया कि वह पहले तो एसआईएस के सुरक्षाकर्मी विधिवत जांच करते थे। गणना कर्मियों को दूसरे कपड़े पहनाए जाते थे, लेकिन बाद में यह व्यवस्था किसी के कहने पर बदल दी गई। सूत्रों ने बताया कि कैशियर का कहना था कि मंदिर परिसर में 4 व्यक्तियों की चलती थी। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी 2 दिन तक जांच कर शुक्रवार रात लखनऊ वापस लौट गई थी। अब सोमवार को फिर अयोध्या आ सकती है। 15 जुलाई तक एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक सोमवार से मणि रामदास छावनी में होगी। बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरद संघ चालक मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ से जुड़े विभिन्न संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उन्हें संघ ना तो केंद्रीय स्तर पर संचालित करता है, ना ही किसी तरह से रिमोट कंट्रोल करता है।
मोहन भागवत ने कहा कि लोगों में अक्सर यह गलतफहमी रहती है कि संघ से जुड़े सभी संगठनों का संचालन सीधे संघ करता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अनेक संगठन और स्वयं सेवक अपने अपने दायित्वों के अनुसार काम करते हैं और संघ की कार्य प्रणाली में केंद्रीय नियंत्रण या रिमोट संचालन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरसंघ चालक ने कहा कि संघ की संरचना समाज आधारित सहभागिता और स्वायत्त कार्यशैली पर आधारित है। उनके मुताबिक स्वयं सेवकों और विभिन्न संगठनों की कार्यप्रणाली स्वतंत्र है तथा संघ केवल वैचारिक प्रेरणा का कार्य करता है, प्रत्यक्ष संचालन या नियंत्रण का नहीं। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। लोनी तिराहा स्थित जीटी रोड पर सड़क किनारे बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। गाजियाबाद के लोनी तिराहा जीटी रोड पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे बनी एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के मुताबिक यह निर्माण करीब 6 सालों से सड़क पर अतिक्रमण कर बना हुआ था, जिससे यातायात प्रभावित होता था और लोगों को रोजाना जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में माथा टेककर प्रदेश एवं देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह तथा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी उपस्थित थे। दर्शन के उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मैं मानता हूं कि पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश को सब प्रकार की सुख शांति और समृद्धि मिले। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से सभी को पूरा उत्तर प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़े। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा आम महोत्सव शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस 3 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन माहौल उस समय बेहद खुशनुमा हो गया जब बच्चों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 8 साल से 12 साल की आयु वर्ग के कुल 27 बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। नियमों के मुताबिक प्रत्येक प्रतिभागी बच्चों को खाने के लिए 2-2 किलोग्राम आम दिए गए थे। एक तय समय सीमा के भीतर जिसने सबसे ज्यादा मात्रा में आम खाए उसे विजेता घोषित किया गया। बच्चों ने न सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया बल्कि रसीले आमों का जमकर लुत्फ भी उठाया। इन सभी विजेता बच्चों को 5 जुलाई को प्रदर्शनी के समापन समारोह में विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण प्रजापत ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए एक साथ 20 आरक्षियों को लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि इन आरक्षियों पर थानों में कारखासी करने के आरोप थे। एसपी की कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। विभाग में साफ संदेश दिया गया है कि अनुशासनहीनता, अनुचित हस्तक्षेप और कार्यप्रणाली में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरोहा के थाना नौगावा सादात पुलिस ने ग्राम बोहरा में हुए झगड़े के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किए गए हैं। बताते चलें कि ग्राम बोहरा में हुए झगड़े की सूचना पर नौगांव सादात पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी के पास से गंजासा नुमा चाकू और दूसरे के पास से एक चाकू बरामद हुआ। दोनों हथियार घटना में इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है। आरोपियों को अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दहेमी गांव के रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बदायूं मुरादाबाद मार्ग पर पटेल चौक के पास ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए तो उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है और जाँच शुरू कर दी है।
बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। लोनी कटरा थाना क्षेत्र में एक के बाद एक हुए हादसों से एक्सप्रेस वे पर अफरा तफरी मच गई। पहले लोहे के भारी पैनरों से लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके कुछ ही देर बाद पीछे से आ रही एक अर्टिगा कार दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसा इतना तेज था कि ट्रेलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर मलबा फैल गया। इस दुर्घटना में ट्रेलर चालक और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर यूपीडा और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। इसी दौरान पीछे से लखनऊ की ओर जा रही एक अर्टिगा कार दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर से टकरा गई। इस दूसरे हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग बलिया से लखनऊ जा रहे थे। घटना के बाद कुछ समय के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और यूपीडा कर्मियों ने संयुक्त रूप से राहत कार्य चलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और सड़क पर फैले मलबे को हटवाकर यातायात को सामान्य कराया। बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र के ग्राम नूरपुर छिबरी के जंगल में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए नहर में नहाने गए 45 वर्षीय व्यक्ति के डूबने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से व्यक्ति लापता है। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। सूचना मिलते ही पुलिस और पीएसी की टीम मौके पर पहुंची। मोटर बोट की मदद से नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक लापता व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद हैं एवं राहत एवं बचाव कार्य अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल पुलिस और पीएसी की टीम व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। हमीरपुर जिले में सदर कोतवाली पुलिस पर एक युवक के साथ कथित मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि वारंटी की तलाश में पहुंची पुलिस ने गलती से दूसरे युवक को हिरासत में ले लिया और उसके साथ मारपीट भी की। परिजनों का कहना है कि युवक के सीने और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और वे पुलिस पर निर्दोष युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। यह मामला हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर इलाके का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालौन के कधौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बागी में 2 पक्षों के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और देखते ही देखते पूरा घटनाक्रम मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में गांजा बिक्री की शिकायत पर पुलिस ने गुरुदेव फोटो स्टूडियो में छापेमारी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस को स्टूडियो की आड़ में अवैध गांजा बेचे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एसपी से शिकायत होने पर पुलिस हरकत में आई और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्टूडियो की तलाशी ली। हालांकि पुलिस की तलाशी के दौरान मौके से कोई भी अवैध गांजा या अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि छापेमारी की भनक लगने के बाद कथित संदिग्ध सामग्री पहले ही वहां से हटा दी गई। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। मडियाहू थाना क्षेत्र के रानीपुर चौराहे के पास एक अज्ञात महिला का शत विशत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव के दोनों हाथ और कमर के नीचे का हिस्सा धड़ से अलग था, जिसे एक झोले में बंद करके फेंक दिया गया था। जैसे स्थानीय ग्रामीणों की नजर इस संदिग्ध झोले पर पड़ी, उनके होश उड़ गए और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मडियाहू थाने की पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत शव को अपने कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम को भी सबूत जुटाने के लिए बुला लिया गया।
जौनपुर पुलिस की साइबर टीम ने गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल की टीम ने 151 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के मुताबिक CIR पोर्टल की मदद से करीब 32 लाख रुपए कीमत के मोबाइल रिकवर किए गए। वहीं जौनपुर पुलिस अब तक 1791 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई अन्य राज्यों से भी रिकवर किए गए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों ने जौनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कई जनपदों में आतंक का पर्याय बने कुख्यात बदमाशों को गोली लग गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नीतीश यादव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर को देखते हुए आजमगढ़ PGI रेफर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी मऊ सहित कई जनपदों में लूट, छिनैती और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं और इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान मधुबन थाना क्षेत्र के भैरवपुर मंदिर के पास पुलिस ने उनकी मुठभेड़ हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल जारी है। मथुरा के भूतेश्वर चौराहे के निकट श्री जी बाबा मंदिर के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत एक युवक ने अचानक एक दरोगा की कार पर पत्थर फेंक दिया। घटना में कार का शीशा चकनाचूर हो गया, जबकि कार में सवार दरोगा और उनका परिवार बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार शहर में जाम की समस्या से परेशान एक युवक भी रास्ते से गुजरा था। काफी देर तक वह जाम में फंसा रहा। गुस्साए आए युवक ने शराब के नशे में दरोगा की गाड़ी देख उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया गया कि दरोगा अपनी पत्नी को चिकित्सक को दिखाने के लिए वृंदावन की ओर लौट रहे थे। श्री जी बाबा मंदिर के सामने जाम होने के कारण उनकी कार धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। पत्थर लगते ही कार का शीशा टूट गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर डी गेट चौकी लेकर गई। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के कुशल निर्देशन में जनपदीय यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन जांच की गई, जिसमें अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए। सभी मॉडिफाइड साइलेंसरों को यातायात पुलिस द्वारा नियम अनुसार सार्वजनिक रूप से बुलडोजर द्वारा ध्वस्त नष्ट कर दिया गया, ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में कानून के प्रति जागरूकता एवं अनुशासन की भावना विकसित हो तथा भविष्य में इस प्रकार के अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अनाधिकृत मॉडिफिकेशन न कराएं तथा निर्धारित यातायात नियमों का पालन करें। मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं बल्कि आम नागरिकों की सुविधा एवं शांति भी प्रभावित करते हैं। जनपदीय यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार लगातार अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जाती रहेगी। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।